इजराइलियों और फलस्तीनियों के पवित्र शहर यरूशलेम को लेकर विवाद बहुत पुराना और गहरा है। यरूशलेम इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी है। ये शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है। हिब्रू भाषा में यरूशलेम और अरबी में अल कुद्दस के नाम से जाने जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार कब्जाया गया है, ध्वस्त किया गया है और फिर से बसाया गया है। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी हर परत में इतिहास की एक परत छुपी हुई है। कौन से 4 हिस्से? आज यरूशलेम अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और संघर्ष की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस शहर का इतिहास इन्हीं लोगों को आपस में जोड़ता भी है। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। संकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला की भूल भुलैया इसके 4 इलाकों ईसाई, इस्लामी, यहूदी, अमरेनियाई को परिभाषित करती है। इसके चारों ओर एक किलेनुमा सुरक्षा दीवार है जिसके आसपास दुनिया के सबसे पवित्र स्थान स्थित हैं। हर इलाके की अपनी आबादी है। ईसाइयों को 2 इलाके हैं क्योंकि अमरेनियाई भी ईसाई ही होते हैं। चारों इलाकों में सबसे पुराना इलाका अमरेनियाइयों का ही है। ये दुनिया में अमरेनियाइयों का सबसे प्राचीन केंद्र भी है। सेंट जेम्स चर्च और मॉनेस्ट्री में अमरेनियाइयों समुदाय ने अपना इतिहास और संस्कृति सुरक्षित रखी है। पहले चर्च की कहानी। ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ये जिस स्थान पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु है। यहीं ईसा मसीह की मौत हुई थी, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। दादर ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं गोलगोथा पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसे ही हिल ऑफ द क्लेवरी कहा जाता है। ईसा मसीह का मकबरा सेपल्कर के भीतर ही है और माना जाता है कि यहीं से वो अवतरित हुए थे। इस चर्चा का प्रबंधन ईसाई समुदाय के विभिन्न संप्रदायों, खासकर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्ट, रोमन कैथोलिक चर्च के फ्रांसीसियन फ्रायर्स और अर्मीनियाई पैट्रियार्ट के अलावा इथियोपियाई, कॉप्टिक और सीरियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े पादरी भी संभालते हैं। दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए ये धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है। हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के मकबरे पर आकर प्रार्थना और पश्चाताप करते हैं। मस्जिद की कहानी। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा स्थित है। ये एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और इसका प्रबंधन एक इस्लामिक ट्रस्ट करती है जिसे वक्फ कहते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। यहाँ से कुछ कदम की दूर डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। यही पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। मुसलमान हर दिन हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थल में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। रमजान के महीने में जुमे के दिन ये तादाद बहुत ज्यादा होती है। पवित्र दीवार। यहूदी इलाके में ही कौटेर या पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंटेन का बचा हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। इस पवित्र स्थल के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का विश्वास है कि वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्हाक की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। आज पश्चिमी दीवार वो सबसे नजदीक स्थान है जहां से यहूदी होली ऑफ द होलीज की आराधना करते हैं। इसका प्रबंधन पश्चिमी दीवार के रब्बी करते हैं। यहाँ हर साल दुनिया भर से 10 लाख यहूदी पहुँचते हैं और अपनी विरासत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। क्यों है तनाव? फलस्तीनी और इजराइल विवाद के केंद्र में प्राचीन यरूशलेम शहरी है। यहाँ की स्थिति में बहुत मामूली बदलाव भी कई बार हिंसक तनाव और बड़े विवाद का रूप ले चुके हैं। यही वजह है कि यरूशलेम में होने वाली हर घटना महत्वपूर्ण होती है। इस प्राचीन शहर में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र स्थल हैं।
ये शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। अधिकतर इजराइल यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी मानते हैं। इजराइल राष्ट्र की स्थापना 1948 में हुई थी। तब इजरायली संसद को शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थापित किया गया था। 1967 के युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। प्राचीन शहर भी इजराइल के नियंत्रण में आ गया था। बाद में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। यरूशलेम पर इजराइल की पूर्ण संप्रभुता को कभी मान्यता नहीं मिली है और इसे लेकर इजराइल नेता अपनी खींच जाहिर करते रहते हैं। जाहिर तौर पर फलस्तीनियों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में मांगते हैं। इजराइल फलस्तीन विवाद में यही शांति स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूला भी है। इसे ही दो राष्ट्र समाधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके पीछे इजराइल के साथ साथ 1967 से पहले ही सीमाओं पर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र के निर्माण का विचार है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में भी यही लिखा गया है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फलस्तीनी मूल की है, जिनमें से कई के परिवार सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। शहर के पूर्वी हिस्से में यहूदी बस्तियों का विस्तार भी विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये निर्माण अवैध और इजराइल इसे नकारता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दशकों से ये कहता रहा है कि यरूशलेम की स्थिति में कोई भी बदलाव शांति प्रस्ताव से ही आ सकता है। यही वजह है कि इजराइल में दूतावास रखने वाले सभी देशों के दूतावास तेल अवीव में स्थित हैं और यरूशलेम में सिर्फ कंसुलेट है। क्या है इजराइल फलस्तीन विवाद जो 70 सालों से नहीं सुलझा? जानिए इसका पूरा इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हार मिली। इसके बाद ब्रिटेन ने इसके अधीन वाले फलस्तीन पर नियंत्रण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फलस्तीन के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर संभावित युद्ध छिड़ने की चेतावनी दी। यरूशलेम में बढ़ते तनाव की वजह से ताजा हिंसा हो रही है, लेकिन ये संघर्ष बाद में वास्तव में बड़े लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में आइए आपको विस्तार से इजराइल और फलस्तीन के बीच के विवाद को समझाया जाए। कब हुई विवाद की शुरुआत? प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हार मिली। इसके बाद ब्रिटेन ने इसके अधीन वाले फलस्तीन पर नियंत्रण कर लिया। इस भूमि पर मुख्य तौर पर अरब और यहूदी लोगों का कब्जा हुआ करता था। हालांकि अरब लोग यहाँ बहुसंख्यक थे। धीरे धीरे अरब और यहूदी लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए घर स्थापित करने के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद में क्या हुआ? 1920 और 1940 के बीच फलस्तीन में बड़ी संख्या में यहूदी लोग पहुंचने लगे। इसके पीछे का एक कारण ये था कि यहूदी लोगों को यूरोप में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दूसरी वजह से ये भी था कि यहूदी लोग हॉलोकॉस्ट के बाद एक नए घर को तैयार करना चाहते थे। इस वजह से लोग यूरोप से फलस्तीन जाने लगे, लेकिन फलस्तीन में इस वजह से यहूदों लोगों अरबों और अंग्रेजों के बीच हिंसा बढ़ने लगी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में विभाजित करने का ऐलान किया। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और न ही इसे लागू किया। इजराइल कैसे बना? 1948 में ब्रिटेन ने फलस्तीन को छोड़ दिया और यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। फलस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान कई पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया। इस वजह से सैकड़ों हजारों फलस्तीनी अपने घर छोड़कर भाग गए। फलस्तीनी इसे अल नकबा या आपदा के रूप में याद करते हैं। इस युद्ध की समाप्ति 1949 में हुई और युद्ध विराम का ऐलान किया गया। वहीं युद्ध के बाद जॉर्डन के कब्जे वाली भूमि को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाले गाजा के रूप में जाना गया। यरूशलेम को पश्चिमी की तरफ से इजराइल और पूर्व की तरफ से जॉर्डन को बांट दिया गया। दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते के नहीं होने के चलते ये एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। अभी क्या हो रहा है? इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव बढ़ा है। गाजा में फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का शासन है। इस संगठन ने इजराइल से कई बार युद्ध लड़ा है। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल के कार्यों और प्रतिबंधों के कारण पीड़ित है। इस साल अप्रैल के मध्य में शुरू हुए रमजान के दौरान तनाव बढ़ गया और फलस्तीनी लोगों और इजराइल की पुलिस के बीच झड़प होने लगी। पूर्वी यरूशलेम से फलस्तीनी परिवारों को बाहर निकालने की धमकियों ने भी तनाव को बढ़ाया है। मुख्य मुद्दे क्या है?
ऐसे कई प्रमुख मुद्दे जिनका समाधान इजराइल और फलस्तीन को संघर्ष को समाप्त करने के लिए खोजने की जरूरत है। पहला मुद्दा यह है कि क्या एक फलस्तीनी राज्य स्वतंत्र रूप से इजराइल के साथ मौजूद हो सकता है। वहीं अन्य मुद्दों में शामिल है कि क्या यरूशलेम को इजराइल और फलस्तीन द्वारा साझा किया जाना चाहिए और क्या यहूदी बस्तियों को हटाया जाना चाहिए। हालांकि एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से शांति वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक संघर्ष का समाधान नहीं हो पाया है। क्या जल्दी कोई समाधान हो सकता है। संघर्ष का ना तो तत्काल अंत हो सकता है और ना ही कोई समाधान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले हालिया शांति योजना का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे फलस्तीनियों ने एक तरफा और इजराइल के पक्ष में होने वाला बताकर खारिज कर दिया। एक शांति योजना तभी काम करेगी जब वह दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर समाधान या समझौता करने के लिए सहमत होंगे। हालांकि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक दुर्भाग्य से इस बात की संभावना नहीं है कि तनाव आगे नहीं बढ़ेगा।